वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीसी गपशप। एक पत्रकार जो 21 सालों से पत्रकारिता करती है, पॉलिटिक्स को जानती है, बहुत करीब से देखती है और फिर एक दिन वो खुद डिसाइड करती है कि उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है। हम बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट अन्नी अमृता से, जो हमारे आज टीवीसी गपशप के गेस्ट है। और क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस बार पश्चिमी जमशेदपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इसी पे हम आज बात करेंगे उनसे। तो वेलकम अन्नी जी थैंक यू। टीवीसी पॉडकास्ट। आप भी होस्ट रह चुकी है इस पॉडकास्ट की। बिल्कुल, ये तो अपने घर जैसा है। तो क्योंकि मैं ये कहानी जानती हूँ तो इसीलिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतने सालों की पत्रकारिता के बाद जिस दिन आपने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैंने बहुत देख चुका है, हमने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मुझे जनता के सेवा में लगना है। मुझे पता है ये डिसीजन आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अमूमन हर कोई पूछता है कि क्यों आपने सोचा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये सोचा वो समय कैसा था और कितना कश्मकश के दौर से आपको वो गुजरना पड़ा, चैलेंजेस क्या थे और आप कैसे फाइनली ये डिसाइड किया आपने कि आपको चुनाव लड़ना है पश्चिम से? बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो अपने ही घर में हूँ तो थैंक यू भी एक फॉर्मल वर्ड ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूँगी अंतरा आपका कि आपने ये मौका दिया। और आपको भी पता है कि अब मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, सभी जानते हैं। तो अब तो एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। जब हमने फैसला किया था कि लड़ूंगी, सबको बताया था, प्रेस वार्ता की थी, अब यहाँ तक आ गई है लड़ाई की अब मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ। तो ये जो यात्रा रही है, जैसा कि आपने पूछा कि जब डिसाइड किया ऐसा क्यों किया, तो देखिए, जनसेवा सिर्फ राजनीति नहीं होती है, पत्रकारिता सबसे बड़ी जनसेवा होती है। क्योंकि पत्रकारिता राजनीति को मजबूर करती है उन चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराकर जिसको वो हाशिए पर रख दिए होते हैं। और पत्रकारिता के माध्यम से ये पता चलता है कि सरकार की फला योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, या फलानी प्रॉब्लम है, लोग समस्या में हैं, लोगों को पानी बिजली नहीं मिल रही है या सड़क नहीं मिल रही, जो भी तमाम तरह की समस्याएं। तो आपको भी पता है कि पिछले 2 दशक हम लोगों ने किस तरह से पत्रकारिता के माध्यम से जनसेवा की है। बिल्कुल एक मुखर आवाज़ रही हूँ मैं। तो अब मैंने अपना रोल बदलने का सोचा कि बहुत सवाल उठाए हैं, अब देखते हैं थोड़ा रोल बदल करके कि क्या मैं उस जगह पे जाकर ये काम कर सकती हूँ जो काम नहीं हो पाया, जो मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तो पूरे 20-21 सालों में आप कह सकते हैं कि एक तरह की मेरी तैयारी ईश्वर के द्वारा कराई गई है। मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि ये एक अगला पड़ाव है। काम जनसेवा ही है, पत्रकारिता भी जनसेवा ही होती है और राजनीति भी जनसेवा होती है, बस तो अलग अलग रोल है। मोड चेंज हो गया है। अब मेरे पास थोड़ा एक होगा कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मेरे पास एक फंड होगा, उस फंड का मैं वो इस्तेमाल करना चाहूँगी जो मैं एक विधायक से उम्मीद करती हूँ कि वो इसका इस्तेमाल करके ये काम करे, जो मैं पत्रकारिता के माध्यम से दिखाती हूँ कि देखो ये काम नहीं हुआ है या ये काम कृपया आप कर दें। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जमशेदपुर के, आपको भी पता है। उन मुद्दों के लेके हम लोग सालों से चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। सिर्फ नौकरी नहीं की है मीडिया में, बाकायदा एक जन आंदोलन की तरह एक पार्ट अदा किया है। तो बस उसकी एक अगली कड़ी है कि मैं देखती हूँ कि आखिर ये क्या है राजनीति की कीचड़, क्यों यहाँ पर हमारे जैसे लोग नहीं आ सकते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि आप मत आइए, ये गलत है, ये ख़राब है। तो क्या ख़राब है वो देखना है हमको कि कितना ख़राब है ये, और ख़राब कौन सा माध्यम नहीं है। एक टीचर भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा टीचर होता है और अब बुरे टीचरों की कारस्तानी भी आप सुनती हैं, हम सब सुनते हैं। तो कोई जगह ख़राब है या हम लोगों ने उसको ख़राब कर दिया है, ये भी देखना होगा। और अंततः तो फिर हमारे खुद के ऊपर ये बात आती है ना कि आप खुद में जब तक बदलाव नहीं करेंगे, तो आप नहीं बदलेंगे तो क्षेत्र कैसे बदलेगा, फिर देश कैसे बदलेगा। दूसरा जो कश्मकश वाली बात आपने कही, ये सचमुच बहुत बड़ा मुश्किल दौर था मेरे लिए, क्योंकि सालों की नौकरी के बाद थोड़ा सा जो ब्रेक मिला था स्वास्थ्य कारणों से, उस दरमियान मुझे अपने बचपन की बातें याद आने लगी कि मैं बचपन में कहती थी कि मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। और उसकी भी कहानी है, वो जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उस दिन हम लोग कहीं फंस गए थे, बच्ची थी मैं, और उसके बाद उस पर मैंने किताब भी लिखी है, आपको पता है मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। तो उस किताब को लोगों ने समझा ये पॉलिटिकल किताब है, ये पॉलिटिकल किताब नहीं है, यहाँ इंदिरा का मतलब निर्भीकता से है। तो मैंने वो जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा था तत्कालीन प्रधानमंत्री का, वो इम्प्रेशन तो पत्रकारिता में रहा ही। मैंने निर्भीक पत्रकारिता की है, क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो वो उसमें आया। लेकिन ये ज़रूर था कि पूरे 2 दशक में मैं हमेशा नाग भौं सी उड़ती थी मैं भी कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, जबकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर थी।
क्राइम रिपोर्टर थी, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू किया हुआ है, सभी मुझे जानते भी हैं, मैंने हर बड़े नेता का, खासकर इस क्षेत्र के सभी नेताओं को करीब से देखा है, उनकी कवरेज की, फिर भी मुझे चिढ़ थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वही जो सोच है लोगों की। इस पे हमारी कभी बात भी हुई थी कि हाँ, हमें कभी नहीं जाना है, हमें कभी नहीं जाना है। हम हमारे अंदर वो बैठ गया है डर कि क्यों हमको नहीं जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो दिक्कत है कि कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे पॉलिटिक्स में आएंगे। तो मुझे एक आश्चर्य लगता है कि अगर हम कहते हैं कि एक लोकतंत्र है और हम इतने धार्मिक देश हैं कि हम सब बड़े धर्मावलंबी हैं, ऐसे हैं वैसे, तो फिर ये नौबत ही क्यों आ रही है कि अगर आपके पास पैसे उस तरह के नहीं हैं तो आप नहीं आ पाए राजनीति में। क्योंकि राजनीति अगर जन सेवा है तो जन सेवा के लिए मेरे पास वो ज्ञान होना चाहिए यहाँ के मुद्दों की, और उन मुद्दों का ज्ञान तो एक पत्रकार होने के नाते हो गया 20-21 सालों में, बल्कि उस पर काम किया। तो एक पत्रकार जितना बढ़िया से जन मुद्दों को समझ सकता है कोई और नहीं समझ सकता है। डे टू डे लाइफ में हर वक्त हम जनता के बीच खड़े हैं और हम लाइव कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, तो हमें तो और अच्छा से पता है कि पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, और सॉल्व करने के लिए एक पोस्ट होता है, उस पद पे जाने का एक प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कि पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स देती है। राइट। दो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। एक, आपने कहा कि हम ऑलवेज बात करते हैं कि राजनीति कीचड़ है और राजनीति में आने के लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि आपने जब डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहती है और चुनाव लड़ना चाहती है, तो शायद जितने आपको फ़ोन आए होंगे उतने ही मुझे भी फ़ोन आए होंगे कि अपने दोस्त को समझाओ, ठीक है, उसको बताओ, सही दिशा दिखाओ। मैंने बस एक ही बात कही उनसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबका, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो वो लड़े। एक जो कॉमन बात उठ के आती थी कि क्या उसके पास पैसे हैं, क्या उसके पास पैसे है, तो मैंने बोला ठीक है, होंगे तो होंगे, नहीं तो कहीं से जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा। इसे आप कितना तवज्जो देती है? जैसे आपने बोला कि अगर आप आ गए तो आपके पास एक फंड होगा, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए जैसे हम दूसरे बड़ी पार्टियों को देखते हैं, नॉमिनेशन के दिन खास करके जहाँ जहाँ हम नॉमिनेशन देखते हैं रिपोर्टिंग के समय में कि बहुत बड़ा एक काफिला होता है, आपके हिसाब से रोड भी जाम होता है, बिल्कुल क्राइम है, वो तो दिक्कत भी होती है। तो ये जो डाइकोटमी है उसको आप कैसे देखना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि खुद में जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, एक जनता के रूप में जब तक हम इस काफिला से प्रभावित होते रहेंगे, एक वोटर के रूप में भी हम इस काफिला से प्रभावित होंगे, एक जनता के रूप में जब हम ये देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि है हमारा, उसने हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए क्या ऐसा किया कि इसको मील का पत्थर मान लें, क्या ऐसा कर दिया कि पलायन रुक गया, क्या ऐसा कर दिया कि शिक्षा का हब बन गया, अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे या हमें बाहर पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ रोजगार के तमाम साधन सृजित होने लगे। अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर उस काफिले की क्या औकात है, उस काफिले का वजूद ही क्या है? मुझे लगता है काफिला इसलिए भी होता है कि आप अपना वर्चस्व दिखा सके, लोगों को ये एक इमेज दे सके कि मेरे साथ इतने लोग ऑलरेडी हैं, मेरे फॉलोअर्स। हाँ, तो वो किसको दिखा रहे हैं? मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से बार बार चुना जाता रहा तो फिर उस जगह का विकास या तो बहुत ज़्यादा विकास होता है या फिर बिल्कुल विकास नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पे क्या हुआ है? क्योंकि हमारे ऑल्टरनेटिव हमारे यहाँ पिछले 2 दशकों से 2 लोगों को ही चुना जा रहा है, और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूँगी क्योंकि बहुत आसान है किसी की क्रिटिसाइज़ करना, और मैं ऐसी भी बंदी नहीं हूँ मैं कहूँ कि मैं बहुत कुछ करने जा रही हूँ और अब तक कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, हर किसी ने अपना 24 घंटा दिया है, चाहे वो कोई भी हो नेता है, हमारे आदरणीय जो भी नेतागण हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कुछ हमारे घोषणा पत्र हैं, उसमें हमने उन मुद्दों को उठाया है कि क्या इस पर काम हुआ है। आज भी शहर में देखिए कि भीषण जाम लगता है, आज भी शहर में बड़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। टाटा स्टील कंपनी के इतने साल हो गए, 100 साल तो 2007 में ही हो गए थे, आज 2024 में हम बैठे हैं, और टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियां हैं। आज भी अगर बड़ी गाड़ियां शहर के बीच प्रवेश कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को चपेट में ले रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, तो एक जनता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। आज देखिए सिर में चोट लग जाती है तो कहते हैं लोग एमजीएम में इसका इलाज नहीं होता है, रिम्स रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि टीएमएच आम आदमी जा न सका और एमजीएम में वह सुविधा पा न सका। ठीक है, तो अब वो जाएगा रिम्स कैसे? उसके लिए भी आप 108 एम्बुलेंस बुलाए, उसमें भी 10 तरह के नखड़े होते हैं, पता नहीं कितनी सारी समस्याएं आती हैं, और वो 2.5 घंटे का रास्ता तय करके उस गोल्डन आवर में इंसान अपनी जान खो बैठता है। वो रिम्स में वो एडमिट किया होगा, वो तो रास्ते में ही मर चुका होता है। ऐसे कई केसेस होते हैं और आए दिन होते हैं। बहरागोड़ा में एक ट्रॉमा सेंटर बनता है जिसमें अपॉइंटमेंट नहीं होती है डॉक्टर्स की, तो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी हैं कि जिसमें एक 100 सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो हम 100 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, हमको ये भी देखना होगा।
जमशेदपुर आज इंदौर से कहाँ है, भुवनेश्वर से कहाँ है, ये भी तो देखना होगा। हम तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पीछे हो रहे हैं। अब हम एजुकेशन हब बनता हुआ देख रहे हैं बगल में भुवनेश्वर को। उड़ीसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये होती है वोट की ताकत अंतरा। अगर इंसान अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करे तो ये होती है उसका परिणाम ये होता है कि एकदम निचले पायदान पर खड़ा राज्य कहाँ पहुँच जाता है। हमारे पास मिनरल्स है, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ जगह हैं, पर्यटन का इतना बढ़िया विकास हो सकता है, फिर भी हमारे यहाँ से लोग मजदूर बन के बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ से महिलाएं मेड बन करके दिल्ली सप्लाई की जाती हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं। ये इश्यूज़ हैं। यहाँ पर एक ईस्ट वेस्ट परियोजना थी जिस पर काम अधूरा रहा, वो ठंडे बस्ते में वो परियोजना डाल दी गई। अगर वो परियोजना उतरती धरातल पे तो वो एक रिंग बनता, इस शहर में एलिवेटेड रहता, रिंग बनता और भारी वाहन चले जाते बाहर। आज क्या हो रहा है, आज एक फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया जा रहा है, वो भी 2024 में, मतलब जब एकदम इलेक्शन आ रहा है। पूर्वी में भी एक पुल का शिलान्यास हुआ, यहाँ भी एक फ्लाईओवर का शिलान्यास हुआ है। मेरा माननीय से यही सवाल है, इतने सालों तक क्या हो रहा था इस पर, और फिर 2024 में सबको याद आ गया कि मानगो पुल जाम हो रहा है और बाकी शहर के अन्य हिस्से भी जाम हो रहे हैं। मैं बताऊं अंतरा, अगर ईस्ट वेस्ट परियोजना धरातल पे उतर जाए, पूरे शहर का जाम जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इतने सारे मुद्दे हैं, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और माननीय जो हैं जो रहे हैं उनको भी ये पता होगा, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, वो भी बहुत अनुभवी है पॉलिटिक्स में। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको उनसे अलग बनाती है, वो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जो भी आता है पॉलिटिक्स में, अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो वो जीतने के लिए आ रहा है, वो हारने के लिए नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या बात है जो उन्होंने नहीं सोचा हो या नहीं हो सका है और आप कर देंगे? देखिए, यहाँ की राजनीति दो तरह से, आपको भी पता है, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, यहाँ कई सारी बड़ी परियोजनाएं नहीं बन रही। यहाँ पर राजनीति और कॉरपोरेट दोनों मिलकर एक साजिश करते हैं कि भाई किसी कंपनी विशेष की यहाँ मोनोपोली चलती रहे, है ना। और यहाँ की राजनीति में अब वो पावर नहीं रहा कि वो किसी कंपनी को वो आईना दिखाए कि आप जो है, आप टाटा लीज समझौता का पालन करिए, आप उसका पालन करिए, उसमें जो लिखा है उन चीज़ों को आप मानिए, आप हिसाब दीजिए आप क्या कर रहे हैं शहर के लिए। तो ये तो एक ऐसा प्रेम है ना कंपनी और यहाँ के लोगों का कि कंपनी को भी यहाँ के लोगों को उसका अधिकार देना चाहिए और लोगों को भी कंपनी को उसका अधिकार देना चाहिए। हो ये रहा है कि जो विभिन्न नेतागण हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी दे दी जाती है और वो फिर अपने मुंह पे सेलो टेप चिपका लेते हैं कि फलाना मुद्दे पे तो बोलना ही नहीं है। इसलिए मैं निर्दलीय उतरी हूँ। ये एक मैसेज है अंतराल लोगों के बीच कि आप जिनको बड़ी पार्टियां कहते हैं, वो बड़ी पार्टियां आपके इश्यूज़ को नहीं उठा रही हैं। उनका समीकरण अलग है, वो जाति धर्म पता नहीं क्या क्या समीकरण अभी बनेगा, बहुत कुछ देखा जाएगा कि फलाना जाति के इतने वोटर्स हैं। यही है राजनीति यहाँ पे। लेकिन क्या जनता के लिए ये राजनीति है? जनता को ये देखना चाहिए कि हमको रोजगार कैसा मिल रहा है, हम जाम में फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, ये सोचना होगा कि कैसा जाम है जो हम बच्चे से बड़े हो गए तो जाम ही देख रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए अभी तक जाम ही है। तो इस पर जाना होगा कि कोई कितना भी अच्छा नेता या कुछ भी है, अगर ये काम नहीं हो पाया तो अब आप परिवर्तन करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि घूम फिर के वही लोग आए, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा रोड मैप हो, कुछ ऐसी तरकीब हो, या कुछ ऐसे विज़न हो, इरादे ऐसे हो, या वो इनोसेंसी हो काम करने की कि वो। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि ये मुद्दे हैं और ये अंडरस्टैंडिंग है कॉर्पोरेट और नेताओं के बीच में कि ऐसे ही रहना है, तो क्या जनता कहीं ना कहीं फेल कर रही है? क्योंकि हम भी देखते हैं कि अमूमन वही नेता घूम फिर के आ जाते हैं और उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हार जीत लगी रहती है, बट बहुत कम ही ऐसा होता है कि नए चेहरे सामने आते हैं और नए चेहरों को मौका मिलता है अब काम करने का। तो क्या जनता में प्रॉब्लम? और आप देखते भी है कि बहुत लोग वोट भी नहीं करते हैं। वोट की अपनी ताकत अभी तक लोग समझे नहीं है। हम और आप जैसे बहुत कम ही लोग हैं कि सुबह सुबह उठ के जाएं और वोट देने। तो क्या लोगों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी राइट्स क्या क्या है? देखिए, वोट की ताकत को लोग नहीं समझ रहे हैं। 55-56% मतदान होता है जहाँ से मैं खड़ी हो रही हूँ, लोकसभा में भी सबसे कम आया था। जो शहर का एवरेज यही है, 60 तो पार ही नहीं करता है, 56-58 ऐसा रहता है जमशेदपुर में। खासकर जमशेदपुर में ये रही है समस्या। कई सारे लोग बाहर भी हैं, ये भी एक वजह होती है कि यूथ यहाँ से बाहर चला जाता है। यूथ
के बाहर जाने का सिलसिला जारी है, तो एक बड़ी आबादी यूथ की होती है जो पढ़ने बाहर चली गई, तो वो तो वोट नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका एड्रेस यहाँ का है तो वोटर आई कार्ड तो बन जाता है, तो आपके डेटा में तो वो आबादी में गिनती हो रही है, पर वो वोट तो नहीं कर पा रहा है, वो बाहर चला गया पढ़ने या कोई नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जा रहा है, वो एक मुद्दा है। और उसके अलावा लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा हमारे वोट से, फिर उनको लगता है कि जो जीत रहा है उसकी तरफ जाओ, और ये पता कैसे है कौन जीत रहा है? अभी पहले तो ईवीएम में वो बंद होगा तब तो काउंट होगा, पहले ही एक हवा बना दी जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के जो शक्तिशाली लोग हैं वो हवा बनाते हैं कि हवा हमारी तरफ है, उसकी तरफ है, और अगर लोगों को लगता है हम अगर कहीं अलग दे दिए तो हमारा वोट बेकार हो जाएगा। फिर लोगों को लगता है कि बड़ी पार्टियां हैं, अगर उनको नहीं भी पसंद आ रहा है कैंडिडेट तो उनको लगता है ये एक मजबूरी है, तो और वो कुछ कर नहीं रहे तो चलो हम वोट देते ही नहीं है। उसके लिए भी ऑप्शन है, आपको नोटा का ऑप्शन है, चुनाव नहीं, मैं और एक दिया चीज़ है। इसमें बोलना चाहूँगी, जो हम बात भी कर रहे थे, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को जो मतलब जो नेता है जो 1, 2, 3 नंबर पे, उनको अगर हम नहीं देंगे तो हमारा वोट बेकार हो जाएगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ है। अगर जनता, वही मैं कह रही हूँ ना कि जनता अगर अपने पावर का वास्तव में इस्तेमाल कर लेना अंतरा, क्योंकि जब वो देख रही है अपने चारों तरफ इतनी परेशानियां हैं, तो अगर सब मिल जाए ना, सबके मन मिल जाए, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को सबक सिखा सकती है कि देखो हमारा कैंडिडेट ये था, आप नेपोटिज्म कर रहे थे पर हमारा कैंडिडेट ये था, आप पुराने लोगों को टिकट दे रहे थे लेकिन हमारा कैंडिडेट ये था। तो ये तो वही हो सकता है जब अपनी शक्ति लोग समझेंगे। आप देखिए राजस्थान में लोग गवर्नमेंट बदल देते हैं, ऑल्टरनेटिव, कभी ये कभी वो। तो पार्टी तो ज़रूरी है क्योंकि राजनीति तो पार्टी ही चलाएगी, पार्टी से ही चलेगी, पर अगर पार्टियाँ अगर मुद्दों को ना उठाए तो क्या हमारे जैसे लोग तैयार हैं और क्या उनको आना चाहिए? ये मैं एक प्रयास कर रही हूँ विकल्प बनने का और अपना एक कारवां बनाने का, कि मेरे साथ जो भी थोड़े बहुत लोग जुड़ रहे हैं आज और आगे चलकर और लोग जुड़ें और एक कारवां बने। कोई भी पार्टी अपने शुरुआती दौर में ऐसे ही शुरू होती है, कोई ऐसा नहीं है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो सबकी शुरुआत देखनी चाहिए कि कोई कहाँ से है। मैं तो स्टोरी पढ़ रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, और हम लोग तो कम से कम अच्छे घर में हम लोग पले बड़े, हमारी अच्छी एजुकेशन हुई, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं है, पर इलेक्शन लड़ने का पैसा क्यों ज़्यादा लगता है, इसकी शुरुआत तो नॉमिनेशन से हो जाती है। अंतरा टीवीसी में आज मौका मिला है बात करने का, तो ये ज़रूर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इतनी भीड़, इतने लोगों को लाया जा रहा है, कोई कहता है हमने प्रति व्यक्ति ऐसे ऐसे उनको खाना पीना 1000 दे के लाए हैं, जो भी ये बातें आपको भी पता है ये होती हैं, और एक जगह पे लाख लोग इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से जाम हो गया पूरा शहर, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, किसी का कॉलेज छूट रहा है, किसी की दुकान जाना छूट जा रहा है। तो ये क्या क्राइम नहीं है? हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो डेमोक्रेसी को हमने ही महंगा खर्चीला बना दिया है, और हम उससे अगर प्रभावित हो रहे हैं देख के, तो हम भी उसके वाहक बन रहे हैं। तो फिर अच्छे लोग या हमारे से साधारण लोग तो डरेंगे ही आने में। अब हम तो 10 प्रस्तावक लेके गए करने के लिए, भाई जितना नेसेसरी है उतना ही लेके जाएं। जितना नेसेसरी है, और ऐसा भी नहीं है अंतरा कि हम सो के उठे और पॉलिटिक्स में आ गए। 21 सालों तक पत्रकारिता की, तभी भी हम नए कहला रहे हैं, और यहाँ पे तो परिवारवाद चल रहा है। आपको पता है कोई भी पार्टी अब अलग नहीं, हर पार्टी परिवारवाद कर रही है। आपके सामने पश्चिमी से खास करके बड़े दिग्गज नेता है, राय जी है, बन्ना जी है, और पश्चिम में भी अभी जैसे आपने परिवारवाद कहा, तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ। और अब तो हमने देख लिया कि हर जगह पे परिवारवाद है ही, फेवरेटिज्म है ही। तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे, क्योंकि आसान तो नहीं है, लेकिन हाउ डू यू सी इट एज अ चैलेंज, हाउ बिग अ चैलेंज इट इज? तो मेरे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ डायरेक्टली मेरे साथ तो ऐसा कुछ अभी नहीं है, क्योंकि हमारे समक्ष ऐसा भी कोई जो भी प्रत्याशी है पुराने वही खड़े हैं, तो उनकी कोई फैमिली के ऐसा है नहीं कि वहाँ पे हम ये बात कहें। और परिवारवाद में भी इसमें क्या हमेशा नेगेटिवली नहीं लेना है। जैसे ये तो फिर वही बात हुई कि मान लीजिए कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है पॉलिटिक्स का, हमारे पिता पॉलिटिशियन हैं, तो हम आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहती हूँ अचानक जो होता है ना कि अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर नेपोटिज्म करना ही है और प्रोडक्ट लाना ही है, तो आलिया भट्ट जैसे किसी को लाओ, यू आर ओके विद इट। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं कि आप ऐसे किसी को जिसको एक्टिंग ही नहीं आती, हम जस्ट इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो ठीक है, अगर परिवारवाद है और वो टैलेंटेड है तो फिर ठीक है, लेकिन अब टैलेंट तभी पता चलेगा जब लोग आजमाएंगे और जो फील्ड पे उतरेंगे। वो तो बात सही, लेकिन जैसे अचानक जब आप करते हैं ना कि ड्यू टू कि फलाना की बेटी बहू या जो भी उसकी वजह से जो मिलता है उससे पब्लिक रिएक्शन होता है,
पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं उनमें रिएक्शन हो जाता है। अगर वो चीज़ धीरे धीरे, जैसे टाटा ग्रुप कंपनी में होता है, जैसे रतन टाटा है, उन्होंने शुरुआत कैसे की थी, उनकी खुद वो एक काम ट्रेनिंग करके, होती है right, उनकी, हाँ। आपको भी पता है टाटा ग्रुप का एथिक्स है, वो ट्रेनिंग में जाते हैं। एक आईपीएस भी पहले ट्रेनिंग में आता है कि नहीं? Right. तो जब आप किसी को ऐसे डाल के देखें अपने परिवार के, अगर वो उसमें दम होगा तो वो बिल्कुल अपना बना लेगा और वो अच्छा भी लगेगा स्टेप बाय। जब आप अचानक लाते हैं किसी को, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टैलेंटेड होगा बंदा, लेकिन वो अचानक लाया गया तो वो पूरे विरोध का उसको सामना करना पड़ता है और उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें, ट्रोलिंग करने लगते हैं। हो सकता है कि उस बंदे में बात होगी, लेकिन आप अचानक लाया गया तो वो, और ये दिखता है कि परिवारवाद की वजह से कुछ लोगों को दरकिनार किया गया। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि पार्टियां तो इन्हीं सब चीज़ों में जूझ रही हैं, मैं कहाँ उसमें जाती, मैं क्या ट्राई करती। लेकिन उसी पे कि लोग बोलते हैं कि जब अपने अगेन डिस्कस किया कि मुझे खड़ा होना, पार्टी का क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें पता है कि कितना बड़ा सपोर्ट होता है और निर्दलीय में क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं आपको। बिल्कुल, देखिए मैं एक पत्रकार हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ क्या है कि स्मॉल पॉकेट्स में ही सही, लेकिन चारों तरफ हैं हमारे जानने वाले, चारों तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं मास लेवल पे आती हूँ तो एक नेता को मास जानता है, पत्रकार को क्लास जानता है। हमारा जो मास है वो क्लास का मास है, कि क्लास का मास जो टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, जिसने सालों तक पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को देखा है, न्यूज़ देखा है, खबरों के प्रति जो अवेयर हैं, वो जानते हैं हमें। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो बेचारे अपना गुजर बसर ही मुश्किल से कर पाते हैं जीवन में, वो क्या न्यूज़ देखेंगे, उनको पता भी नहीं है अपने मुद्दे, उनके जीवन में बदलाव आ सकता है वो जानते भी नहीं है। वो तो शायद एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया, और उनको भी प्रभावित करने के तमाम हथकंडे इस देश की राजनीति में अपनाए जा रहे हैं, और उसमें सभी पार्टियां एक है, एक कंपटीशन चल रहा है। नौकरी की बात नहीं हो रही है, कई तरह की योजनाओं के माध्यम से एक तरह का वो लालच दिया जा रहा है, और उससे क्या होता है कि एक, उसको कहते हैं ना, वृहद विकास नहीं हो पाता है। यही चीज़ शहर के साथ हो रहा है, क्षेत्र के साथ लोगों का वृहद विकास नहीं हो पा रहा है। मेरे घोषणा पत्र में वो तमाम चीज़ें हैं, मैं तो मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसजेंडर की भी बात कर रही हूँ, मैं पत्रकार की भी बात कर रही हूँ, मैं मार्केट की भी बात कर रही हूँ, विमेन सेफ्टी भी है। विमेन सेफ्टी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जो एक, जिसको कहते हैं ना कि एक वृहद विकास, वो नहीं हो पा रहा है इंसान का। इंसान सोच रहा है कि चलो ठीक है, आज हम किसी प्रभाव में आके किसी को वोट कर रहे हैं, हम आगे नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किसको वोट करें। वोट से कुछ चेंज करेंगे तो क्षेत्र की भी तकदीर बदलेगी, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों कनेक्टेड होता है। हमारा कर्म फिर भाग्य दोनों कनेक्टेड है। शायद मेरे पास वो विज़न है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास विज़न है, अनुभव है, और मेरे पास योजनाएं हैं जिससे मैं कुछ नया कर सकती हूँ। कुछ नहीं तो कम से कम मैं ईस्टर्न वेस्टर्न परियोजना तो मैं ज़रूर लाऊंगी। इतना तो ये मेरा खुद के साथ वादा है कि मुझे अगर मौका मिला तो इस परियोजना को लाना ही लाना है। और तब देखिएगा जमशेदपुर में कैसे बदलाव आएगा, तब ये सब इतने जाम नहीं होंगे और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि सिर में चोट लगेगा तो क्यों भाई यहाँ इलाज नहीं होगा? इतने सालों में इतने बजट आते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्या होता है आखिर उन सारे पैसों का? क्यों नहीं यहाँ पे वैसे डॉक्टर लाए जाएंगे जो सिर के चोट का, तो सिर के चोट दिए जाएंगे लेकिन सिर के चोट का इलाज नहीं है। मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा हुई। कारण है कि हमारे शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तुरंत बाहर लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। कि दे केयर अबाउट द फैमिली मेंबर, उनके अफोर्ड कर सकते हैं। तो नहीं तो सबसे बड़ा मुद्दा शायद खास करके इस पूरे शहर का ही है कि एक हेल्थ और एक एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। हेल्थ में देख लीजिए आप, एकमात्र निर्भरता है, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो टाटा मेन हॉस्पिटल TMH, वहाँ जाइए तो बेड नहीं मिलता है, इमरजेंसी भरा हुआ है, कितना लोड है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इस शहर में म्यूनसिपैलिटी नहीं है। आप देखिए दिल्ली वगैरह या जो भी शहर होते हैं या दूसरे भी छोटे शहर, म्यूनसिपैलिटी होती है, तो म्यूनसिपैलिटी सरकार का एक पार्ट है ना। तो जब म्यूनसिपैलिटी का स्कूल भी होता है ना, अन्य शहरों में म्यूनसिपैलिटी के स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं, यहाँ म्यूनसिपैलिटी है नहीं। एकमात्र है MGM, उसमें भी 3 राज्यों के मरीजों की भीड़ रहती है, आसपास से भी लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कौन है? यहाँ पे सरकार टाटा की चलती है, टाटा की सरकार है। टाटा है तो म्यूनसिपैलिटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लटका है, आपको भी पता है। लोग इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाह रहे हैं, जो भी करेंगे, पब्लिक जो चाहेगी करे, मिल करके जो भी करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जब इनकी मर्जी है ये सरकार हो जाते हैं, जब इनकी मर्जी ये प्राइवेट पार्टी हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ये सरकार है क्योंकि इनका चल रहा है। TMH में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको पैसे लगेंगे, तब ये प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाता है। फिर बताया जाता है कि ट्रस्ट से चलता है, तो वहाँ बताया जाता है कि हम तो घाटे में चलते हैं, ट्रस्ट से चलते हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं उनको तो दिक्कत होती है, उनको तो फिर पैसे का अभाव है। सबसे बड़ी बात है जो हमारी शर्मा जी से बात होती है, तो हम पूछते हैं
कि इतना अगर आप और हम जैसे लोग सोच रहे हैं, लेकिन क्या लोग इन चीज़ों को समझते हैं? क्या उन्हें डिफरेंस पता है इन चीज़ों का कि ये होगा तो क्या होगा और ये नहीं हो रहा तो हम कितने सफर कर रहे हैं? इसलिए तो मैं अवेयर कर रही हूँ। चुनाव लड़ना सिर्फ जीत हार की बात नहीं है, लोगों को अवेयर करना है कि आप ये सोचिए, आप सोचिए कि आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ नगर पालिका के हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज होता है। यहाँ नगर पालिका नहीं है, यहाँ नगर पालिका के रोल में टाटा है और छोटे से जीएनएससी क्षेत्र हैं और बाकी टाटा ही म्यूनसिपैलिटी के रोल में, तो टाटा का हॉस्पिटल फिर प्राइवेट कैसे हो जाता है? ये क्वेश्चन सोचना चाहिए कभी मन में कि आप तो फिर जब मर्जी आप प्राइवेट हो जाते हैं और जब मर्जी फिर आप सरकार हो जाते हैं। तो यही तो मैंने कहा ना, यहाँ राजनीति और कॉरपोरेट की एक साजिश चल रही है, मिली भगत है। तो लेकिन इसमें क्या है कि हम अगर चाहें तो हम टाटा कंपनी की मदद से शहर और राज्य को स्वर्ग बना सकते हैं। तो आपका मतलब है कि हम झगड़ा नहीं करें, हम सामंजस्य काम कर सकते हैं, मतलब कानून का राज हो, एक कानून वे आउट बन सकता है। जो कानूनन आपको जो करना है आप करिए, कानूनन हमको जो करना है हम करेंगे, हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे और हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग भी नहीं रह सकते, हमारे बिना वो नहीं। उनको ऐसा शहर नहीं मिलेगा और शहर को फिर टाटा से बहुत कुछ मिलता है, रोजगार इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे, पर इश्यूज बहुत सारे हैं। अब आप यहाँ पे भी देखिए, रोजगार घटते जा रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय घटते जा रहे हैं, क्वार्टर टूटते जा रहे हैं, एजुकेशन हब खत्म होता जा रहा है, जो साक्षी का एरिया है वहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगले 15 सालों में ये शहर हॉन्टेड हो जाएगा। हाँ, ये देखिए जिस तरह से क्वार्टर टूटते जा रहे हैं और नौकरियां घटती जा रही हैं, मेरा कहना है कि आपके लीज के तहत आपने वो लिया कंपनी, तो ये एरिया होगा कि हाँ क्वार्टर होंगे, वो क्वार्टर आपने तोड़ दिए, आपने अपना देख लिया, बदलती परिस्थितियां दिखा करके हम अपनी नौकरियां कम कर लिए, अब वहाँ पे जंगल ट्रेल बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? क्या यही कहीं ये हॉन्टेड तो नहीं हो जाएगा? तो क्या जमशेदपुर को हम लोग कुछ ऐसा एक जमशेदपुर बना सकते हैं कि ये इसका वृहद विकास हो और ये हॉन्टेड ना हो और यहाँ पर चीज़ें चलती रहे जैसे चल रही थी? तो इसको ग्रेटर जमशेदपुर बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया सकता है। तो तभी होंगे ना जब नौकरी या एम्प्लॉयमेंट के नए आयाम आएंगे और लोग आएंगे बाहर से। बिल्कुल। अगर बच्चे 12 के बाद चले जा रहे हैं और आधा से ज्यादा वहाँ सेटल हो जा रहे हैं बाहर, चाहे यूके, यूएस, बेंगलोर कहीं भी हो, और वो वापस नहीं आना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बड़ी कंपनियों में घट रहा है, तो फिर हम किस हिसाब से डेवलपमेंट देख रहे हैं? जो भी देख रहे हैं, वही मेरा क्वेश्चन कंपनी से यही है कि हम सिर्फ आपका धुआं पीने के लिए यहाँ नहीं है, हम आपका धुआं पी कर बीमार कर रहे हैं खुद को, तो बदले में हमारा पूरा अधिकार है कि हमें कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य आपसे मिले। और ये देखना राजनीति का काम है। कंपनी में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं ना कि अगर राजनीति चाहे ना इस राज्य की, तो उसी कंपनी की मदद से, मैंने कहा ना, इस पूरे राज्य को स्वर्ग बना सकती है। शहर को तो स्वर्ग बना ही सकती है, पूरे राज्य को स्वर्ग बना सकती है। बस अपना अपना सबको लिमिट देखना चाहिए कि मेरा लिमिट क्या है, कानून कहाँ क्या कहता है, कानून का पालन हो, टाटा लीज समझौते का पालन हो, जो भी बनना है, यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन बनना है या नगर निगम बनना है, पब्लिक के वेलफेयर में बने। और थर्ड वोट का राइट तो होता है सबका, वो तो पूरे देश में हर शहर को है और हमारे शहर को ही नहीं है। तो वही मेरा कहना है कि ठीक है, अगर हमको ये राइट नहीं है तो हम कितनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, रोजगार में कॉम्प्रोमाइज़ करें। वृद्धों का शहर होता जा रहा है, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप हेल्प नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे हेल्प भी नहीं मिलता है वृद्धों को देखने के लिए। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये क्या सिर्फ एक मोनोपोली बनेगी किसी कंपनी विशेष की, उपनिवेश की तरह का? और धीरे धीरे ये देखा भी, आप भी देख रही होंगी, एथिक्स भी घटता जा रहा है। पहले की अपेक्षा पहले वो सुनवाई होती थी कि पब्लिक से लोग ओपिनियन लेते थे, आज के समय में ऐसा वन वे लगता है कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने फलाना मैदान बंद कर दिया, घेर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर पब्लिक क्या चाह रही है उसको भी सुनना चाहिए कि पब्लिक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है ना? तो आप जब अभी पॉलिटिक्स में आई हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि नेताओं को, जो भी लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको क्या लगता है कि एक नेता का एजुकेशन कितना मैटर करता है? देखिए, हम हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो एजुकेशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। अगर ये क्राइटेरिया बन जाए क्वालिफिकेशन का तो चीज़ें तो बदलेंगी। देखिए, आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देते हैं, कमाल के इंजीनियर्स निकलते हैं। आप कहीं पत्रकारिता की पढ़ाई भी, अब एंट्रेंस टेस्ट होती है, आप उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप पढ़ते हैं। हमने भी एंट्रेंस दिया, हम BHU गए, BHU में हमने पढ़ा,
तो हमने भी अपने आप को जोड़ जोड़ के पढ़ा, मेहनत किया, फिर हम वहाँ गए, तो कुछ तो नया थॉट होता ही है, फर्क तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है बेस तो तैयार देखिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी होकर भी किसी एकदम से कम पढ़े लिखे से ज़्यादा अच्छी नहीं भी साबित हो सकती, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा, उसके अंदर नेतृत्व कला ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी एक बेस तो होता ही है, क्राइटेरिया तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपवाद लेके आप नहीं चल सकते हैं, आपको ये मिनिमम रहेगा। और पता है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना पॉलिटिक्स में, तो कमाल के रिजल्ट्स सामने आएंगे, आगे चल करके पक्का आएंगे सामने। और क्योंकि हम पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे उस माहौल में रहना पसंद करते हैं, वैसी चर्चाएं करना पसंद करते हैं, नए लोगों को, जैसे आपने अभी डिसाइड किया कि मुझे आना है, बहुत लोग नहीं डिसाइड कर पाते हैं, बहुत वो तबका बहुत कम होता है इन फ्रैक्शंस में भी। कितने आपको क्या लगता है कितने नए लोगों को, यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए विद अ विजन? युवा आएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, युवाओं का आह्वान करते थे। उस जमाने में यंग जो लड़कियां थी वो भी सामने आई थी, इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। तो देखो देश में कितना मूवमेंट ऐसे रहे हैं जहाँ से अच्छे नेता निकले हैं। बिल्कुल अच्छे नेता। तो युवा में एक जोश होता है ना, हमारे अंदर काम करने का जो जोश युवा वर्ग को होता है, वो एक उम्र में नहीं हो सकता, और एक उम्र के बाद आप उतने इनोसेंट भी नहीं होते हैं। आप इतनी चीज़ें देख चुके होते हैं कि आप कदम बढ़ाने से आपको पता है कि अब आगे क्या होगा, अभी पता नहीं है आगे क्या होगा, तो उसमें रिस्क जब लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करने की संभावना होती है। तो युवाओं को मौका, यहाँ कहाँ युवाओं को मौका मिल रहा है, यहाँ तो पुराने नेता इतने लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत। पुराने नेता तो एक सीट से 5-5 बार 6-6 बार भी एमएलए रहते हैं, उसके बाद भी अभी तक लड़ाई, और अभी तक लड़ना है, और फिर चलो हम नहीं तो मेरा परिवार सही, मतलब एक तरह की वो एक लेगेसी बना दो। फिर ये तो राजतंत्र ही हो गया ना कि ये मेरा एरिया, जमशेदपुर पश्चिम मेरा एरिया नहीं है। जमशेदपुर पश्चिम में खड़ी हूँ, एक मेरा रोल होगा, एक पत्रकार से एक नेता के रूप में कोशिश अगर मिलता है तो वही हमें समझना चाहिए। हम इस जीवन में अपना रोल करने आए, कोई भी जगह आपकी नहीं, इस धरती को छोड़ के चले जाना है, आज नहीं तो कल। ये हम कैसे किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं? ये सोचना कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया नहीं, मेरा एरिया नहीं है। आपको आज इस वक्त ईश्वर ने ये भेजा है, इस वक्त ये रोल है। मुझे तो अपने जीवन में यही लगता है कि मैंने 21 सालों तक जो काम किया वो भी ईश्वर के द्वारा भेजा गया था मुझे, कि मैंने ये रोल किया। आगे भी ईश्वर ही मार्ग प्रशस्त कर रहा है और ये रोल तैयार कर रहा है, और मैं जब बखूबी कर सकती हूँ, अगर मैं पत्रकारिता बिल्कुल निर्भीकता से कर सकती हूँ तो राजनीति भी कर सकती हूँ, अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए पब्लिक का, और एक कारवा बन सकता है। आपने ईश्वर की बात कही और हम स्पिरिचुअलिटी की बहुत डिस्कशन करते बिल्कुल। हैं, तो 2 क्वेश्चन को एक में करूँगी कि हाउ इज स्पिरिचुअलिटी हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी, और आगे रणनीति क्या है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इस वक्त तो बस एक एक दिन का लेके चल रहे हैं कि हाँ आज हमको यहाँ लोगों से मिलना है, कल वहाँ, और इसके बाद क्या परिणाम आता है देखते हैं, कितने वोट मिलते हैं और क्या कुछ होता है। और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत मदद करती है, इतना बड़ा फैसला लेना, और इतने सारे लोग जो इतने अनुभवी हैं, पहले से हैं, और बिल्कुल मजबूती के साथ हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनका दबदबा है इस क्षेत्र पे, एक राजनीतिक दबदबा, लोगों के मन मस्तिष्क पर दबदबा है उनका। वो लोगों की कमज़ोरियाँ जानते हैं। मेरे पास विज़न है, मैं लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आ रही हूँ राजनीति में, एक विज़न लेकर के आ रही हूँ। तो इतने सारे लोगों के बीच जिनके पास इतनी शक्ति है, और जो लोग मदद क्या करेंगे हमारी, वो मदद तो नहीं करेंगे हमारी, क्योंकि हम तो एक पत्रकार के रूप में बहुत सारे नेताओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। हमने उनकी बाइट्स ली, हमने उनकी इतनी खबरें दिखाई, संपादकों से लड़ाई भी की, लेकिन अगर मैं उस जगह पे आती हूँ तो अब तो लोग पर्सनली शुभकामना देना भी बंद कर दी हैं, ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। तो ये भी एक अनुभव है। तो इन सब चीज़ों से मैं डील कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी मुझे मदद करती है ये समझने में कि मैं अपना रोल कर रही हूँ, और अपना ही रोल किया जा सकता है, और परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। मुझे लगता है आप ये जो आप बात कह रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत लोग ना पढ़े लिखे लोगों को देखना नहीं चाहते एज अ कॉम्पिटिटर, उनको चैलेंज लगता है ये देखना। तो इससे अच्छा है कि मतलब बातचीत बंद कर दो। ये भी आप झेल ही रही हैं, बहुत कोई ऐसा कर ही रहा होगा, बहुत कोई मजाक भी समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप डील करती हैं स्पिरिचुअलिटी से। आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि आप 1-2 शब्दों में या 1-2 वाक्यों में डिफाइन करें, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स टू यू, क्या बोलना चाहिए? पॉलिटिक्स जन सेवा ही है, पत्रकारिता भी जन सेवा ही है। अल्टीमेटली ये ऐसे फील्ड है ना जहाँ जन सेवा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। बाकी नौकरियों में भी हम अपना रोल जन सेवा के लिए ही करते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे नहीं दिखता है, और यहाँ सीधे तौर पे जन से इंसान जुड़ा है।
तो इसलिए पॉलिटिक्स जनसेवा ही है। हमने इसको ख़राब बना दिया कि पॉलिटिक्स मतलब साम दंड भेद करना, कुछ साजिश करना, ये हमने बनाया है। तो राजनीति अपने आप में कुछ ऐसी नहीं। अगर राजनीति ही तो देश को चला रही है ना अंतरा, और राजनीति ही देश को चला रही है, वोट ही देश को चला रहा है, तभी ना तय हो रहा है कौन आएगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो आज आपको जिस योजना से लाभ मिल रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? वो ऐसे ही चुन के गए हुए लोग जिन योजनाओं को आप पसंद करते हैं। तो जो चीज़ धुरी है राष्ट्र की, जो चला रही है, वो गलत कैसे हो सकती है? इंसान गलत हो सकता है, वो माध्यम गलत नहीं है। हम गलत हो सकते हैं, हमने उसको कैसा बना दिया। क्या मीडिया गलत नहीं है? आज मीडिया की क्या इंप्रेशन हो गई है? तो अब हम कहेंगे मीडिया गलत है। मीडिया गलत नहीं है, मीडिया में लोगों ने उसको गलत बना दिया। तो बस वही है, कोई चीज़ गलत नहीं है। स्कूल गलत नहीं है, कॉलेज गलत नहीं है, शिक्षा के संस्थान गलत नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं वो उसको अच्छा या गलत बताते हैं। तो हमारे यहाँ हो गई है गंदगी ज़्यादा। अब ये गंदगी ऐसे ही साफ़ हो सकती है जब लोग आएंगे, और लोग तभी आ पाएंगे जब लोग उन आते हुए लोगों का स्वागत करेंगे। और इसकी पावर है वोट की चोट में। तो अब वोट की चोट हम करेंगे ही नहीं तो फिर हम बदलाव लाएंगे कैसे? फिर ड्राइंग रूम में बैठ करके क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है कि राजनीति खराब है, नेता खराब हैं। कोई खराब नहीं, हम सब खुद खराब हैं। हम अपने अंदर तो झांके एक बार। आपने कहा ना, वो बहुत सारे नेताओं ने शुभकामनाएं भी पर्सनली भी देना बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और मुझे बड़ी ताकत मिलती है उनकी बातें सुनकर। क्योंकि हमने ना हर पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर नेता के उन तमाम आंदोलनों को कवर किया है, उसकी गवाह रहे हैं, आवाज़ बनी हूँ। कोई भेदभाव नहीं, हर पार्टी, हर व्यक्ति। तो उसकी भी एक वो आशीर्वाद लगती है, शुभकामनाएं लगती हैं, बड़े पॉजिटिवली लगती हैं। और आपको पता है, हम और आप हमेशा, हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मेरे पास जो आ रहा है वही मेरे लिए बहुत है, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वही बहुत है। क्या गलत हो रहा है वो मैं शेयर करूँगी मन हल्का करने के लिए, पर वो मेरे लिए उतना मायने नहीं, उसमें उतना एनर्जी नहीं डालना है, उसमें एनर्जी नहीं डालना है। राइट। सो बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर बीइंग इन योर पॉडकास्ट। थैंक हम यू। नहीं बोलेंगे हमारा पॉडकास्ट, ये तो हमारा ही है। राइट। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीवीसी की तरफ से। धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो 5 साल के लिए, अब चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, आप जो ये इलेक्ट करते हैं वो आपका सेवियर नहीं होता, वो आपके एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। तो हमेशा देख के वोट कीजिए, जान के वोट कीजिए, और वोट ज़रूर कीजिए। बाकी ईवीएम में बहुत सारे नाम होंगे, आपको जो समझ में आए, जो आपको लगे कि ये आपके लिए सही काम कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दें और अपने वोटिंग राइट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी नोट पे मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।